नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपसे एक बड़ा सवाल, मृत्यु क्या है? अगर आज के दौर में यह सवाल पत्रकारों और संपादकों से पूछा जाए तो उनमें से ज्यादातर यह कहेंगे कि मृत्यु टीआरपी है। और अगर मृत्यु किसी सेलिब्रिटी की हो तो फिर टीआरपी की मात्रा भी कई गुना बढ़ जाती है। आज ये बात साबित हो गई है क्योंकि आज न्यूज चैनलों की टीआरपी आई है और इस टीआरपी ने यह बता दिया है कि अगर मीडिया में नैतिकता की कमी हो तो फिर पत्रकारिता के आदर्श किस तरह बाथटब में डूब जाते हैं। किसी जीव की मृत्यु होने पर उसका परिवार और संवेदनशील लोग उसका शोक मनाते हैं, लेकिन गिद्धों के लिए यह मौत एक तरह की दावत होती है। श्रीदेवी की मृत्यु पर भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। देश के कुछ न्यूज चैनल्स मीडिया के गिद्ध बन गए थे और श्रीदेवी की मृत्यु को संवेदनशीलता से दिखाने की बजाय टीआरपी वाला गिद्ध भोज कर रहे थे। आप ये भी कह सकते हैं कि पिछला हफ्ता मीडिया के गिद्धों के लिए स्वादिष्ट भोजन लेकर आया था। कुछ न्यूज चैनल्स ने श्रीदेवी की मौत पर जो कवरेज की उसे पत्रकारिता नहीं बल्कि सस्ता मनोरंजन कहा जाना चाहिए। और इसीलिए हमने उस दिन कहा था कि बहुत सारे संपादक अब संपादक नहीं, फिल्म प्रोड्यूसर बन गए हैं। ऐसे चैनलों से आज हम एक सवाल पूछना चाहते हैं और वो सवाल ये है कि इस हफ्ते टीआरपी वाला गिद्ध भोज तो हो गया, अब अगले हफ्ते क्या होगा? अब इन तमाम न्यूज चैनल्स के संपादक अगले हफ्ते क्या करेंगे? क्या ये न्यूज चैनल अब अगले हफ्ते किसी और सेलिब्रिटी की मृत्यु का इंतजार करेंगे? आज हम मृत्यु का उत्सव मनाने वाली इसी संपादकीय नीति का डीएनए टेस्ट करेंगे। आज पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। यह दिन हर साल 8 मार्च को आयोजित होता है। आप में से ज्यादातर लोगों ने इस दिन के बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा। आज बहुत सी महिलाओं के दफ्तर में महिला दिवस मनाया गया होगा। कई जगहों पर महिलाओं के लिए बस की यात्रा मुफ्त रही होगी, शॉपिंग पर कुछ डिस्काउंट्स मिले होंगे। देश के कई हिस्सों में महिलाओं के उत्थान पर सेमिनार और गोष्ठियां की गई होंगी और महिलाओं का जीवन सुखी और सुरक्षित बनाने की कस्में खाई गई होंगी। बहुत जगह महिलाओं का सम्मान किया गया होगा एक दिन के लिए। लेकिन क्या साल में एक दिन का यह उत्सव बाकी के 364 दिनों की तस्वीर बदल सकता है? शायद नहीं, क्योंकि जब हमारा समाज अपने घर में महिलाओं को बराबरी नहीं दे पाता तो बाहर इस बराबरी की उम्मीद कैसे की जा सकती है? यह बहुत बड़ी विडंबना है कि हम उस देश के वासी हैं जहां के संस्कारों में और शास्त्रों में महिलाओं को पूजनीय बताया गया है। हमारे देश में देवियों की पूजा की जाती है, देवियों के नाम पर व्रत रखे जाते हैं, त्योहारों पर कन्या पूजन किया जाता है और कन्याओं के पैर छुए जाते हैं। और दूसरी तरफ इसी देश में महिलाओं के साथ बलात्कार होते हैं, छेड़छाड़ होती है, उनका लगातार अपमान किया जाता है। हमारे देश के ग्रंथों में आपको विश्वास, भरोसा, वचन और नैतिकता जैसे शब्दों के ऊंचे ऊंचे पहाड़ देखने को मिलेंगे। लेकिन आज के भारत की जमीनी हकीकत कुछ और है। इस हकीकत के बावजूद महिलाएं हारी नहीं हैं। उन्होंने हर मुसीबत को अपनी आत्मशक्ति से हराया है और आज हम देश की महिलाओं की इसी ताकत का डीएनए टेस्ट करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य के दर्जे की मांग पर मोदी सरकार में टीडीपी कोटे से 2 केंद्रीय मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। नागरिक उड्डयन मंत्री अशोक गजपति राजू और विज्ञान प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री वाईएस चौधरी ने आज प्रधानमंत्री से मिलकर इस्तीफा सौंपा। We support the NDA and we are doing precisely that. We have called on the Prime Minister. It's not that he doesn't know what the issues are. He is well aware of it. And we hope that a solution will come. दोनों मंत्रियों के इस्तीफे के बाद टीडीपी ने कहा है कि वो एनडीए में बनी रहेगी। दोनों के इस्तीफे से पहले पीएम मोदी ने टीडीपी अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू से फोन पर बातचीत भी की थी। फिर भी टीडीपी के मंत्रियों ने इस्तीफे दे दिए। चंद्रबाबू नायडू ने आरोप लगाया था कि मोदी सरकार आंध्र प्रदेश के विकास में मदद नहीं कर रही है और आंध्र को विशेष राज्य का दर्जा भी नहीं दिया गया है। एक कंपटीशन चल रहा है अलग अलग दलों में, लोगों को भ्रमित करके एक सेंटिमेंट के आधार पर राजनीतिक सफलता के लिए, जिसको हम पूरा नहीं होने देंगे। केंद्र सरकार से टीडीपी मंत्रियों के इस्तीफे के ऐलान के बाद बीजेपी के 2 मंत्रियों ने भी चंद्रबाबू सरकार से इस्तीफा दे दिया था। आंध्र प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं।
दुबई से गिरफ्तार कर भारत लाए गए दाऊद इब्राहिम के करीबी फारूक टकला को 19 मार्च तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। फारूक टकला को आज मुंबई के टाडा कोर्ट में पेश किया गया था। टकला 1993 के मुंबई धमाकों का आरोपी है। Today we had sought for the police custody, CBI custody of 14 days. Court has granted us the custody of 10 days. टकला के खिलाफ 1995 में रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया था। उसकी गिरफ्तारी को मोदी सरकार की बड़ी कूटनीतिक जीत माना जा रहा है। फारूक मंसूर ये एक बड़ा साजिश करता था। उस धमाके की साजिश दुबई में हुई थी और जिस साजिश में दाऊद इब्राहिम, अनीस इब्राहिम यानी टाइगर मेमन और उसके भाई भी शामिल थे। टकला दाऊद और ISIS से जुड़े कई राज जानता है। अधिकारियों के मुताबिक फारूक टकला ने मुंबई में बम धमाकों से पहले और बाद में मुख्य आरोपियों को देश से बाहर भेजने में अहम रोल निभाया। अधिकारियों का कहना है कि टकला अपने साथियों को बम बनाने और हथियारों के इस्तेमाल की ट्रेनिंग के लिए बिना इमिग्रेशन चेक के दुबई से कराची भेजता था। टकला की गिरफ्तारी के बाद मोस्ट वांटेड आतंकी दाऊद इब्राहिम को भारत लाने की उम्मीदें बढ़ गई हैं। दाऊद को जो एक प्रॉमिस नरेंद्र मोदी ने भी किया है कि उसको भारत सरकार वापस लाएगी, उसको पूरा करना चाहिए। दाऊद इब्राहिम 1993 में मुंबई में धमाकों के बाद देश से फरार हो गया था और फिलहाल वो पाकिस्तान में रह रहा है। त्रिपुरा में कल बिप्लब देब के नेतृत्व में बीजेपी सरकार शपथ लेगी। शपथ समारोह दोपहर 12 बजे अगरतला के असम राइफल ग्राउंड में होगा। शपथ समारोह में प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल होंगे। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह अगरतला पहुंचे तो उनका जोरदार स्वागत किया गया। त्रिपुरा में पहली बीजेपी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी के कई मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री भी शामिल होंगे। शाम को बिप्लब देब और बीजेपी महासचिव राम माधव पूर्व सीएम मानिक सरकार को भी न्योता देने पहुंचे। ऑनरेबल फॉर्मर चीफ मिनिस्टर साहब को कल के स्वेरिंग इन निमंत्रण देने आए हैं। वी आर हैप्पी दैट ही हैज ग्रेसफुली एक्सेप्टेड टू कम टुमारो। शपथ ग्रहण समारोह में 60,000 लोगों के आने की उम्मीद है। त्रिपुरा में लेनिन की मूर्ति तोड़े जाने के बाद की हिंसा को देखते हुए समारोह के लिए कड़े सुरक्षा बंदोबस्त किए गए हैं। नागालैंड में बीजेपी के समर्थन से नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के नेता नेफियो रियो ने आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। रियो चौथी बार राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं। शपथ समारोह पहली बार कोहिमा लोकल ग्राउंड में हुआ। समारोह में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी पहुंचे। रियो कैबिनेट में 11 मंत्री शामिल किए गए, इनमें से 6 बीजेपी के हैं। विधानसभा चुनाव में एनडीपीपी ने 18 और बीजेपी ने 12 सीटें जीती हैं। गठबंधन को 2 जेडीयू विधायकों का भी समर्थन मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आज राजस्थान के झुंझुनू में 9,000 करोड़ के राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरुआत की। जब भी पीएम बोले, मन में पीएम आए, तो आपको नरेंद्र मोदी नहीं दिखना चाहिए, आपको पीएम सुनते ही पोषण मिशन दिखना चाहिए। पीएम ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के विस्तार को भी हरी झंडी दिखाई। 161 जिलों में कामयाब रहने के बाद ये अभियान अब देश के सभी 640 जिलों में चलाया जाएगा। आज अनुभव कहता है, हर घटनाएं बताती हैं, बेटी बोझ नहीं, बेटी तो पूरे परिवार की आन बान शान है। बेटियों के बीच पीएम ने हल्के फुल्के पल भी बिताए। माइक लेकर खुद बच्चों से बात की, कुछ को डांस कराया तो एक बच्चे को टेडी बेयर के लिए छकाया भी। पीएनबी घोटाले के आरोपी मेहुल चोकसी ने सीबीआई के सामने हाजिर होने से इनकार कर दिया है। मेहुल चोकसी ने सीबीआई को चिट्ठी भेजकर कहा है कि वो बीमार हैं और कुछ हफ्ते यात्रा नहीं कर सकते। चिट्ठी में चोकसी ने यह भी लिखा है कि गिरफ्तार होने पर उसका इलाज सरकारी अस्पताल में होगा, जो कि ठीक नहीं है। चोकसी की ये चिट्ठी जी न्यूज के पास भी है। He has gone under some surgery. He is not in a position to travel right now for 4 to 6 months. चोकसी को सीबीआई ने बुधवार को पेश होने को कहा था। चोकसी ने कहा कि उनके पास अब कोई कागजात नहीं है। चोकसी ने अपना पासपोर्ट रद्द करने का भी विरोध किया और सीबीआई पर परिवार को परेशान करने का आरोप भी लगाया। चोकसी पीएनबी घोटाले के मुख्य आरोपी नीरव मोदी के मामा हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आईएनएक्स मीडिया रिश्वत केस में कार्ति चिदम्बरम को किसी तरह की राहत देने से इनकार करते हुए आज दिल्ली हाईकोर्ट जाने को कह दिया। कार्ति ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी। इस पर कल सुनवाई होगी।
कल ही कार्ति चिदम्बरम की 3 दिन की अतिरिक्त सीबीआई रिमांड खत्म हो रही है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में कार्ति के वकील कपिल सिब्बल ने ईडी के कार्ति को गिरफ्तार करने पर 1 हफ्ते की रोक लगाने की अपील की, ताकि वो हाईकोर्ट में अपनी बात रख सके, जिसका ईडी के वकील ने ये कहकर विरोध किया कि कार्ति के खिलाफ पुख्ता सबूत है, उन्हें बाहर रखना ठीक नहीं होगा। सीबीआई कल ही सुप्रीम कोर्ट में कार्ति चिदम्बरम के नार्को टेस्ट की मांग को लेकर एक अर्जी दायर कर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने केरल की हदिया की शफी जहां से शादी को जायज करार दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस बारे में केरल हाईकोर्ट के फैसले को पलट दिया है। केरल लव जिहाद मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हदिया के पिता अशोकन ने कहा है कि वो फैसले से संतुष्ट नहीं हैं और सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करेंगे। अशोकन ने कहा है कि शफी के साथ उनकी बेटी की शादी बड़ी साजिश का हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद हदिया अब अपने पति शफीन के साथ रह सकती है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि हदिया के मामले को छोड़कर केरल में लव जिहाद को लेकर एनआईए की जांच जारी रहेगी। कोलकाता में आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मूर्ति तोड़े जाने को लेकर बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं में जमकर झड़प हुई। बीजेपी कार्यकर्ता आज बड़ी संख्या में उसी जगह पहुंच गए थे जहां कल श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मूर्ति तोड़ी गई थी। वहां उनकी टीएमसी कार्यकर्ताओं से झड़प हुई। ये हो क्या रहा है भाजपा के राज में? हर मूर्ति का जो भंजन हो रहा है, अपमान हो रहा है, इसकी जिम्मेदारी सीधी त्रिपुरा में कोई कार्रवाई न करने से हुई है। आज केरल के कुन्नूर में महात्मा गांधी की मूर्ति तोड़ दी गई। चेन्नई के पेरियार नगर में कुछ लोगों ने भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर पेंट फेंक दिया। इस मामले में अभी तक कोई नहीं पकड़ा गया है। 3 दिन में त्रिपुरा से पश्चिम बंगाल और यूपी तक 7 मूर्तियां तोड़ी जा चुकी हैं। गृह मंत्रालय ने कल ही राज्यों को कड़े निर्देश दिए थे। आरुषि हेमराज मर्डर केस में तलवार दंपति को बरी किए जाने को सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अक्टूबर 2017 में तलवार दंपति को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया था। 15-16 मई 2008 की रात को आरुषि की लाश नोएडा में अपने घर में बिस्तर पर मिली थी। इसके एक दिन बाद उनके नौकर हेमराज का शव घर की छत पर मिला था। नवंबर 2013 में सीबीआई कोर्ट ने आरुषि के पिता राजेश और मां नुपुर तलवार को उसकी हत्या के जुर्म में उम्र कैद की सजा सुनाई थी, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि तलवार दंपति के खिलाफ सीबीआई आरोप साबित नहीं कर पाई। दुनिया भर में आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। इस मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि महिलाएं समाज का मुख्य आधार हैं। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि देश को महिला शक्ति और उपलब्धियों पर गर्व है। नीति आयोग ने भी महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए खास प्रोग्राम लॉन्च किया। विमान कंपनी स्पाइस जेट ने महिलाओं को खास तोहफा देते हुए 45 महिला पायलट्स की नियुक्ति की। दिल्ली पुलिस ने लेडी बाइकर्स की रैली निकाली, जिसमें दिल्ली पुलिस की महिला जवानों के साथ साथ दूसरी युवतियां भी शामिल थी। पटना में आज एयर ट्रैफिक कंट्रोल से लेकर एयर टिकट काटने और सुरक्षा जांच तक की पूरी जिम्मेदारी महिलाओं ने संभाली। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर दिल्ली में डीटीसी बसों में महिला सुरक्षा के लिए पैनिक बटन लगाने की शुरुआत हुई है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर संसद में आज महिला आरक्षण का मुद्दा उठा। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि महिला आरक्षण बिल को उनका पूरा समर्थन है। जहां तक महिला आरक्षण बिल का सवाल है, मैं शुरू से इस बिल की समर्थक रही हूं और आज भी पुरजोर ढंग से समर्थक हूं। ये केवल एक सरकारी कार्यक्रम बनकर के नहीं रह जाना चाहिए। लोकसभा में अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने भी महिलाओं को कविता के जरिए बधाई दी। कल को माथे पर तिलक सा रख, आज की उंगली पकड़, आज की उंगली पकड़, चल रही है वो उज्जवल भविष्य की ओर। सुमित्रा महाजन की बात खत्म होने के बाद विपक्ष के सांसदों ने अलग अलग मुद्दों पर हंगामा शुरू कर दिया। कांग्रेस की महिला सांसदों ने महिला आरक्षण की मांग पर प्रदर्शन किया। एआईएडीएम के सांसदों ने कावेरी जल विवाद को लेकर गांधी जी की मूर्ति के सामने प्रदर्शन किया और टीडीपी सांसदों ने आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग पर प्रदर्शन किया। आज सबसे पहले हम मृत्यु का उत्सव मनाने वाली संपादकीय नीति का डीएनए टेस्ट करेंगे। मृत्यु क्या है? अगर आज के दौर में यह सवाल पत्रकारों और संपादकों से पूछा जाए तो उनमें से ज्यादातर यही कहेंगे कि मृत्यु टीआरपी है। टेलीविजन का यही सत्य है और अगर मृत्यु किसी सेलिब्रिटी की हो तो फिर टीआरपी की मात्रा भी कई गुना बढ़ जाती है। आज ये बात साबित हो गई है क्योंकि आज न्यूज चैनलों की टीआरपी आई है। न्यूज चैनलों की टीआरपी हफ्ते में एक बार आती है और पिछले हफ्ते की टीआरपी यानी वो हफ्ता
जिस हफ्ते में श्रीदेवी की मृत्यु हुई थी उसकी टीआरपी आज आई है और इस टीआरपी ने यह बता दिया है कि अगर मीडिया में नैतिकता की कमी हो तो फिर पत्रकारिता के आदर्श किस तरह बाथटब में डूब जाते हैं। अब यह साबित हो गया है कि न्यूज चैनल जितना सस्ता कंटेंट दिखाएंगे उनकी टीआरपी उतनी ही ज्यादा होगी। किसी जीव की मृत्यु होने पर उसका परिवार और संवेदनशील लोग शोक मनाते हैं, लेकिन गिद्धों के लिए यही मौत एक तरह की दावत होती है। श्रीदेवी की मृत्यु पर भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला था पूरे देश को। देश के कुछ न्यूज चैनल्स मीडिया के गिद्ध बन गए थे और श्रीदेवी की मृत्यु को संवेदनशीलता से दिखाने की बजाय टीआरपी वाला गिद्ध भोज कर रहे थे। आप ये भी कह सकते हैं कि पिछला हफ्ता मीडिया के गिद्धों के लिए स्वादिष्ट भोजन लेकर आया था, क्योंकि पिछले हफ्ते देश के कुछ न्यूज चैनल्स पर श्रीदेवी की शोक सभा नहीं बल्कि टीआरपी वाली भोज सभा चल रही थी। इन न्यूज चैनल्स ने श्रीदेवी की मौत पर जो कवरेज की उसे पत्रकारिता नहीं बल्कि सस्ता मनोरंजन कहा जाना चाहिए। श्रीदेवी की मौत से जुड़ी तरह तरह की मनोहर कहानियां आप सबको दिखाई गई। आप ये भी कह सकते हैं कि जिस बाथटब में डूबकर श्रीदेवी की मौत हुई थी उसी बाथटब में कुछ चैनलों के पत्रकारिता के आदर्श भी डूब गए। ऐसे चैनलों से आज हम एक सवाल पूछना चाहते हैं और वो सवाल ये है कि इस हफ्ते टीआरपी वाला गिद्ध भोज तो हो गया, अब अगले हफ्ते क्या होगा? अब अगले हफ्ते वो क्या करेंगे? अब इन तमाम न्यूज चैनलों के संपादक अगले हफ्ते क्या करेंगे? क्या ये न्यूज चैनल अब किसी और सेलिब्रिटी की मृत्यु का इंतजार करेंगे? सबसे दुख की बात तो यह है कि श्रीदेवी की मौत पर गिद्ध भोज करने वाले चैनल अब अपनी टीआरपी नंबर 1 और नंबर 2 होने का दावा कर रहे हैं। वो दर्शकों के सामने अपनी पत्रकारिता के ऐसे कसीदे पढ़ रहे हैं जैसे उन्होंने कोई बहुत महान काम कर दिया हो, लेकिन वो ये नहीं बता रहे हैं कि उन्होंने किस तरह अपने न्यूज चैनलों पर सस्ते और सनसनी फैलाने वाले शीर्षक दिखाए। श्रीदेवी की सामान्य मौत को जानबूझकर रहस्यमय बनाया गया। दर्शकों के सामने श्रीदेवी की मौत से जुड़े हुए सभी तथ्य नहीं रखे गए। उन तथ्यों को जानबूझकर छुपा लिया गया जिनसे श्रीदेवी की मौत एक सामान्य मौत साबित होती थी। श्रीदेवी की मौत के पीछे किरदारों को तलाशा गया। जब दुबई में श्रीदेवी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह बात सामने आई कि उनके शरीर में शराब के अंश पाए गए तो इन न्यूज चैनलों ने सारी हदें पार कर दी, सारी हदें तोड़ दी। लंबे चौड़े गेस्ट पैनल्स के साथ, मेहमानों के साथ, एक्सपर्ट्स के साथ न्यूज चैनलों पर इस बात पर चर्चा शुरू हो गई कि श्रीदेवी शराब पीती थी या नहीं। कुछ चैनलों के रिपोर्टर तो बाथ टब में लेटकर रिपोर्टिंग करने लगे और ऐसा सस्ता मनोरंजन करते हुए एक बार भी उन्हें शर्म महसूस नहीं हुई। यानी न्यूज चैनल श्रीदेवी की मौत का तमाशा बना रहे थे और उनकी मौत का इस्तेमाल कर रहे थे अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए। यानी श्रीदेवी इस्तेमाल हो गई। श्रीदेवी का इस्तेमाल इन तमाम न्यूज चैनल्स ने अपने फायदे के लिए कर लिया। आज सवाल यह है कि अगर कोई न्यूज चैनल आपसे यह कहे कि श्रीदेवी की मौत पर उसे सबसे ज्यादा देखा गया, श्रीदेवी की मौत का तमाशा देश के लोगों ने सबसे ज्यादा उस चैनल पर देखा और उसकी टीआरपी सबसे ज्यादा थी, तो आप उसके बारे में क्या सोचेंगे? अगर कोई चैनल ये कहे कि जिस दिन श्रीदेवी की मृत्यु हुई, जिस दिन उनका अंतिम संस्कार हुआ, वो इस देश का नंबर 1 चैनल था, तो इन चैनलों के बारे में आप क्या सोचेंगे? इन न्यूज चैनलों की ऐसी बेशर्मी अगर श्रीदेवी के परिवार वाले देख रहे होंगे तो वो आज क्या सोच रहे होंगे? भगवान ना करे कि ऐसा हो, लेकिन अगर श्रीदेवी की जगह आपके किसी करीबी की मृत्यु होती और कोई न्यूज चैनल यह दावा करता कि उस मौत पर सबसे ज्यादा टीआरपी उसने लूटी थी, तो आपके मन में कैसे भाव आएंगे, कैसे विचार आएंगे? क्या आप इसे पत्रकारिता कहेंगे? हम इन न्यूज चैनलों के नाम आज आपको नहीं बता रहे हैं क्योंकि उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये चैनल खुद ही शोर मचाकर आपको ये बता देंगे कि श्रीदेवी की मौत का तमाशा बनाकर उन्होंने कितनी भारी मात्रा में टीआरपी लूटी है। हमें इनका नाम लेने की जरूरत नहीं। ये चैनल खुद आपके घर तक आएंगे और आपको बताएंगे, खुद बताएंगे, स्वयं बताएंगे कि श्रीदेवी पर उन्होंने कितनी टीआरपी लूटी। आपको आंकड़ों के जरिए पूरी स्थिति समझाने के लिए हमने इन चैनलों का नाम चैनल ए और चैनल बी रखा है। इन दोनों चैनलों ने कैसे श्रीदेवी की मौत की मनोहर कहानियां दिखाकर टीआरपी कमाई या कह लीजिए कि टीआरपी लूटी, अब ये देखिए। 17 फरवरी से 23 फरवरी 2018 के बीच चैनल ए की टीआरपी 16.1% थी, जो पिछले हफ्ते यानी 24 फरवरी से 2 मार्च के बीच बढ़कर 20.7% हो गई।
कितना बड़ा जंप आया आपने देख लिया। इसी तरह से 17 फरवरी से 23 फरवरी के बीच चैनल बी की टीआरपी सिर्फ 10% थी, यानी मार्केट शेयर जिसको कहते हैं वो 10% था। लेकिन पिछले हफ्ते श्रीदेवी की मौत की मसालेदार कवरेज करने की वजह से इस चैनल का मार्केट शेयर बढ़कर 20.4% हो गया, यानी दुगने से भी ज्यादा का फायदा इस चैनल को हुआ है। श्रीदेवी की मौत वाले हफ्ते में हिंदी न्यूज चैनलों की व्यूअरशिप 99% तक बढ़ गई, यानी लगभग दुगनी हो गई। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि श्रीदेवी एक महान अभिनेत्री थी और उनकी ऐसी असमय मौत से हर देशवासी को बहुत बड़ा झटका लगा। हर देशवासी ये जानना चाहता था कि श्रीदेवी की मौत कैसे हुई। ये बात सत्य है, सही है। शायद इसीलिए लोग उनकी मौत से जुड़ी हर खबर को देखना चाहते थे और इसीलिए न्यूज चैनलों के जो दर्शक हैं वो अचानक से बढ़ गए। लेकिन इन न्यूज चैनलों ने देश के लोगों की इसी कमजोर नब्ज को पकड़ लिया और श्रीदेवी के नाम पर उन्हें बेहद सस्ता मनोरंजन थमा दिया। ये एक तरह का नैतिक भ्रष्टाचार है। देश की किसी अदालत में या कानून के तहत इसकी कोई सजा नहीं है, लेकिन नैतिक भ्रष्टाचार जरूर है। डीएनए में हमने भी श्रीदेवी की दुखद मौत का विश्लेषण किया था। जी न्यूज पर आपने देखा होगा, हमने भी लगातार श्रीदेवी की मौत की खबरें आपको दिखाई थी क्योंकि आप जानना चाहते थे कि क्या हो रहा है। लेकिन आपको यह भी याद होगा कि हमारी कवरेज में आपको कहीं भी सस्ती और स्तर से गिरी हुई पत्रकारिता देखने को नहीं मिली होगी। हमने श्रीदेवी की शख्सियत की बात की थी। हमने आपको यह बताया था कि कैसे श्रीदेवी पूरे हिंदुस्तान की नायिका थी। हमारा फोकस इस बात पर था कि एक सुपरस्टार और मौत के बीच का रिश्ता क्या होता है। डीएनए एक पारिवारिक शो है और हमें पूरी उम्मीद है कि आप अपने परिवार के साथ बैठकर हमारा ये शो जरूर देखते होंगे। इस शो की खबरों और भाषा के चयन के दौरान हम इस बात का खास ध्यान रखते हैं कि हमारी खबरें और हमारी भाषा आपको अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ असहज ना करें। लेकिन मौत में भी टीआरपी खोजने वाले चैनलों को इस बात की कोई फिक्र नहीं होती। इन चैनलों के लिए खबरों और मनोहर कहानियों के बीच कोई अंतर नहीं है। खबरों को कच्चे माल की तरह सस्ती सोच वाली फैक्ट्री में डाला जाता है और फिर उन्हें सनसनीखेज या अश्लील बनाकर आपके सामने परोस दिया जाता है, पेश कर दिया जाता है। भारत में टीवी देखना आज भी एक पारिवारिक गतिविधि माना जाता है। भारत में आज भी परिवार मिलकर एक साथ बैठकर टीवी देखते हैं। हमारे देश में ज्यादातर घरों में एक ही टीवी होता है और पूरा परिवार एक साथ बैठकर टीवी देखता है। और ऐसे समय में अचानक सस्ता, ओछा और अश्लील कंटेंट देखकर लोग शर्मिंदा होने लगते हैं और न्यूज चैनल बदलकर कोई एंटरटेनमेंट चैनल लगा लेते हैं। ऐसा ही श्रीदेवी की मौत की कवरेज के साथ भी हुआ है। भारतीय न्यूज चैनलों का यह स्वरूप समय समय पर किसी चक्रवाती तूफान की तरह सामने आता रहता है। आपको याद होगा कि गुरमीत, राम रहीम और हनीप्रीत को लेकर भी मीडिया ने कुछ महीने पहले इसी तरह का सस्ता और स्तर से गिरा हुआ कंटेंट आपको दिखाया था। तब भी आपको याद होगा रहस्यमय गुफा के बारे में आपको खबरें सुनाई जाती थी, हनीप्रीत के बारे में अश्लील खबरें दिखाई जाती थी। और उस वक्त भी इन्हीं चैनलों ने यह दावा किया था कि हनीप्रीत की ये मसालेदार खबरें देश भर ने सबसे ज्यादा उन्हीं चैनलों पर देखी और उन्होंने उस पर भी जमकर टीआरपी लूटी थी। और तब भी हमने मीडिया के इस आचरण पर सवाल उठाए थे। जिस तरह देश के आर्थिक हालात, आतंकवाद या महिलाओं की सुरक्षा पर चैनल के स्टूडियोज में डिबेट होते हैं, बहस होती हैं, न्यूज चैनलों पर दिन रात वैसी ही चर्चाएं और डिबेट श्रीदेवी पर हो रही थी। कुछ न्यूज चैनल तो इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि श्रीदेवी की हत्या हुई है या सामान्य मौत और उनकी हत्या किसने की होगी। इस पर तरह तरह की रिपोर्टिंग हो रही थी। श्रीदेवी की मौत पर जो न्यूज शोज बनाए गए उनके शीर्षक ऐसे थे जैसे किसी सस्ते उपन्यास का शीर्षक हो। ऐसा लगता है जैसे सभी न्यूज चैनलों में इस बात की होड़ मची है कि कौन कितने सस्ते शीर्षक दर्शकों को दे सकता है। ऐसे न्यूज चैनलों से आपको सावधान रहना चाहिए। इन चैनलों ने गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग तो की ही है, लेकिन दर्शकों ने भी इन चैनलों को देखकर अपनी गैर जिम्मेदारी दिखाई है। इसलिए आपको भी खबरों के चुनाव में अपनी जिम्मेदारी दिखानी होगी। आपको बताना होगा कि आप एक परिपक्व दर्शक हैं। आपको तय करना होगा कि आपको सनसनीखेज खबरें देखनी है या फिर देश के हितों से जुड़ी हुई खबरें देखना चाहते हैं। जब तक आप ये तय नहीं करेंगे तब तक ये न्यूज चैनल हर खबर का ऐसे ही मजाक बनाते रहेंगे और सनसनी फैलाते रहेंगे। इस हफ्ते की टीआरपी न्यूज चैनल्स और देश की जनता के लिए एक आईना है, क्योंकि जनता भी
घटिया कंटेंट को बढ़ावा दे रही है। जब न्यूज़ चैनल इस तरह के हथकंडों से टीआरपी हासिल कर लेते हैं तो उन्हें इस तरह की सस्ती खबरें दिखाने का नशा हो जाता है। वो बार बार ऐसी सस्ती खबरें दिखाकर टीआरपी लूटते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब टीआरपी लूटने का फॉर्मूला उन्हें पता चल गया है। और जब उन पर सवाल उठाए जाते हैं तो यही न्यूज़ चैनल्स ये तर्क देते हैं कि जनता यही सब देखना चाहती है। जनता सस्ती और मसालेदार खबरें देखना चाहती है, क्योंकि जब हम सस्ती खबरें दिखाते हैं तभी तो हमारी टीआरपी बढ़ती है। और इससे ये साबित होता है कि हमारे देश की जनता ऐसी ही सस्ती और मसालेदार खबरें देखना चाहती है। इसलिए आप भी अपनी जिम्मेदारी से पीछे मत हटिए और न्यूज़ चैनल्स को ऐसा मौका मत दीजिए कि वो आपके कंधे पर रखकर बंदूक चलाएं, गोली चलाएं। और सस्ते कंटेंट के लिए, मसालेदार खबरों के लिए आप ही को जिम्मेदार ठहरा दें, अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लें। ऐसा मत होने दीजिए। फिल्म दिखाने वाले एंटरटेनमेंट चैनल्स और दूसरे एंटरटेनमेंट चैनल्स में जो आपको मनोरंजन का कंटेंट दिखाते हैं, उन चैनल्स में कंटेंट पर किसी ना किसी तरह का नियंत्रण रहता है, क्योंकि जो फिल्म भी आप देखते हैं किसी एंटरटेनमेंट चैनल्स पर, उसे सेंसर बोर्ड जब पास करती है तभी वो फिल्म आप तक पहुंचती है। लेकिन न्यूज़ चैनल्स को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर पूरी आज़ादी मिली हुई है और वो उस आज़ादी का जमकर दुरुपयोग करते हैं। न्यूज़ चैनल्स पर कई बार किसी सामान्य विषय को भी इतना सस्ता बना दिया जाता है कि उसे परिवार के साथ देखना संभव नहीं होता, असंभव हो जाता है। ज़्यादातर लोग पूरे परिवार के साथ टीवी देखते हैं और न्यूज़ चैनलों पर सस्ते कंटेंट से शर्मिंदा होकर आखिर में चैनल बदल लेते हैं। हमारे देश में करीब 78 करोड़ लोग टेलीविज़न देखते हैं। देश के 18 करोड़ 30 लाख घरों में टेलीविज़न है। भारत के 64% परिवार टीवी देखते हैं और भारत में करीब 22 करोड़ लोग ऐसे हैं जो न्यूज़ चैनल देखते हैं, न्यूज़ देखते हैं टीवी पर। हमारे देश में टीवी देखने वाले लोग हर रोज औसतन 2 घंटे 11 मिनट तक टीवी देखते हैं, यानी टेलीविजन और न्यूज़ चैनलों के जीवन का अहम हिस्सा है। पहले पूरे देश में सिर्फ एक ही टीवी चैनल हुआ करता था और वो था दूरदर्शन। तब दूरदर्शन में भी बहुत कम न्यूज़ बुलेटिन हुआ करते थे। इसके बाद देश को नए नजरिए की जरूरत महसूस हुई। लोगों को लगा कि खबरों को सरकारी न्यूज़ प्लेटफॉर्म से आज़ाद होना चाहिए। इसलिए पहले प्राइवेट चैनल्स आए, फिर उन पर न्यूज़ बुलेटिन दिखाए जाने लगे और बाद में प्राइवेट न्यूज़ चैनल्स की इस देश में शुरुआत हुई। जी ने देश के पहले प्राइवेट न्यूज़ चैनल जी न्यूज़ की शुरुआत की थी। जी न्यूज़ की शुरुआत वर्ष 1999 में हुई थी, लेकिन उससे पहले ही जी ने अपने पहले सैटेलाइट चैनल जी टीवी पर देश के पहले प्राइवेट न्यूज़ बुलेटिन की शुरुआत कर दी थी। यह देश का पहला प्राइवेट न्यूज़ बुलेटिन था जो स्क्रीन पर आप इस समय देख रहे हैं। 13 मार्च 1995 को जी टीवी पर प्राइवेट न्यूज़ इंडस्ट्री का पहला न्यूज़ बुलेटिन पढ़ा गया था। यह क्रांतिकारी बदलाव था और इसके बाद वक्त के साथ भारत में न्यूज़ चैनल बढ़ते चले गए और एक समय ऐसा आया जब न्यूज़ चैनलों की बाढ़ आ गई। पिछले साल यानी 2017 तक पूरे देश में 388 न्यूज़ चैनल थे। शुरुआत में न्यूज़ चैनलों को बदलाव और सच्चाई की मशाल के रूप में देखा जाता था। लोगों ने इन्हें बहुत पसंद किया, लेकिन इसके बाद टेलीविजन की दुनिया का व्यवसायीकरण हो गया। धीरे धीरे न्यूज़ चैनलों में कंपटीशन बढ़ता गया और न्यूज़ चैनलों की दुनिया में टीआरपी की एंट्री हो गई। उन्हें ऐसा लगा कि टीआरपी का सबसे बढ़िया फॉर्मूला यह है कि जितनी सस्ती खबरें दिखाएंगे टीआरपी उतनी ज्यादा आएगी। टीआरपी को आप न्यूज़ की करेंसी भी कह सकते हैं। जिस चैनल की जितनी ज्यादा टीआरपी होती है उसे उतने ही ज्यादा विज्ञापन मिलते हैं और वो उतना ही ज्यादा पैसा कमाता है। अब इसी टीआरपी के लिए न्यूज़ चैनल सारी हदें पार करने के लिए तैयार हैं। उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा कि व्यावसायिकता, अश्लीलता और मनोहर कहानियों को अलग करने वाली लकीर बहुत पतली होती है, बहुत महीन होती है और उसे पार करने वाले न्यूज़ चैनल कभी भी लोगों के मन में भरोसा पैदा नहीं कर सकते, ना ही कर पाते हैं। इसलिए इस भरोसे को जिंदा रखना बहुत ज़रूरी है और इसकी सारी जिम्मेदारी सिर्फ न्यूज़ चैनल्स पर मत डालिए। इस पर आप अपनी जिम्मेदारी भी समझिए, अपनी जिम्मेदारी को भी निभाइए। और अब देखते हैं कि आज का इतिहास क्या कहता है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। वर्ष 1977 में आज ही के दिन 8 मार्च की तारीख को संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के तौर पर मान्यता दी थी। इस मौके पर 27 देशों में आधिकारिक रूप से छुट्टी रहती है। हालांकि भारत उन देशों की लिस्ट में शामिल नहीं है। इस दिन को मनाए जाने की शुरुआत 19 मार्च 1911 को जर्मनी में हुई थी। वहां की सोशलिस्ट लीडर क्लारा ज़ेटकिन ने
इस दिन को मनाने का आइडिया पहली बार दिया था। हालांकि बाद में यूनाइटेड नेशंस ने 1977 में महिला दिवस के लिए 8 मार्च की तारीख को चुना। आज 1921 में जाने माने शायर और गीतकार साहिर लोधियानवी का जन्म लुधियाना में हुआ था। 1943 में साहिर लोधियानवी लाहौर में रहने लगे थे और तब उन्होंने अपना पहला रचना संग्रह प्रकाशित किया था जिसका नाम था तलखियां। बंटवारे के बाद 1949 में साहिर लोधियानवी लाहौर से वापस दिल्ली आ गए और फिर 8 हफ्ते के बाद मुंबई चले गए, जहां फिल्मों में उनका करियर शुरू हुआ। साहिर लोधियानवी को हिंदी फिल्म प्यासा, हम दोनों, कभी कभी और वक्त जैसी तमाम फिल्मों के शानदार गीतों के लिए हमेशा याद किया जाता है। सन 1817 में आज ही के दिन न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज यानी NYSE की स्थापना हुई। NYSE को दुनिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज माना जाता है और यह भी कहा जाता है कि 17 मई 1792 को न्यूयॉर्क के 24 शेयर ब्रोकर्स ने वॉल स्ट्रीट पर बटनवुड पेड़ के नीचे एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इस समझौते को इस स्टॉक एक्सचेंज की अनऑफिशियल शुरुआत कहा जाता है। हालांकि आधिकारिक रूप से इसकी शुरुआत 8 मार्च 1817 को हुई थी। वर्ष 1957 में आज ही के दिन इजिप्ट ने सुएज कैनाल को दोबारा खोल दिया था। सुएज नहर को लेकर इजराइल, फ्रांस और ब्रिटेन ने इजिप्ट के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया था क्योंकि इजिप्ट ने सुएज नहर पर अपना नियंत्रण करने की कोशिश की थी जो ब्रिटेन और उसके सहयोगी देशों को बर्दाश्त नहीं था। और आज ही के दिन वर्ष 1822 में दुनिया की पहली तेल रिफाइनरी बनाने वाले पोलैंड के फार्मासिस्ट इग्नेसी लुकाशेविच का जन्म हुआ था। उन्हें आधुनिक केरोसिन लैंप के आविष्कार के लिए और फिर 1854 में दुनिया के पहले आधुनिक ऑयल वेल के निर्माण के लिए याद किया जाता है। तो डीएनए में आज इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और जाते जाते आपके लिए एक विचार। जिन परिवारों में हर फैसले में महिलाओं को बराबरी का भागीदार बनाया जाता है वो परिवार ज्यादा सुखी और ज्यादा संपन्न रहते हैं। इस बात को हमेशा याद रखिए। नमस्कार।